हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज हम साइकोलॉजी के अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने 1870 तक यानी कि 1870 तक जितने भी फ़िलोसफर्स जो हुए हैं जिन्होंने साइकोलॉजी फैक्ट्स को एजुकेशन में डाला था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले उस वीडियो को आप जाकर एक बार देख लीजिए। उसके बाद 20वीं सेंचुरी में जो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने भी एजुकेशन के फील्ड में जो साइकोलॉजिस्ट नियम और सिद्धांतों को रखा है, जो भी साइकोलॉजी इनपुट डाला है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एट द बिगिनिंग ऑफ 20वीं सेंचुरी अल्फ्रेड बिने जो थे उन्होंने 1905 में ही फर्स्ट क्रिएटेड एन इंटेलिजेंस टेस्ट टू मेज़र द इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन। उन्होंने 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण जो है वो बनाया था बच्चों की बुद्धि को मापने के लिए। हुज नेम वाज बिने साइमन स्केल। उसका नाम क्या था? बिने साइमन स्केल। तो 2-3 क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आपके यहीं से ही बन जाते हैं कि सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण है वो किसने बनाया था? अल्फ्रेड बिने में। कब बनाया था? 1905 में। और उसका नाम क्या था? बिने साइमन मापनी। आगे चलते हैं। जेम्स मैकिन कैटल जो थे ही वर्क्स इन द फील्ड ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उन्होंने व्यक्तिक जो विभिन्नताएं होती है उसके आधार पर एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की सिफारिश की थी। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति कोई भी मतलब 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, सब में ही कुछ ना कुछ अपनी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती है। क्रिएटिव मेंटल टेस्ट। उन्होंने बहुत से बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया था। मेड द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल। उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को एक्सपेरिमेंटल यानी प्रयोगात्मक बनाने की मांग की थी। उनका कहना था कि जैसे कि हमारे पारंपरिक जो मेथड्स चले आ रहे हैं उनके जैसे लेक्चर मेथड हो गया या बस 1-to-1 डिस्कशन हो गया, तो उसे छोड़कर उन्होंने कहा था कि हमें प्रयोगात्मक रूप से एजुकेशन में शिक्षा देनी चाहिए। हमें प्रयोग रूप में बच्चों के सामने कॉन्सेप्ट को रखना चाहिए, पहले प्रयोग करके उन्हें दिखाना चाहिए। उसके बाद E.L. थॉर्नडाइक जो थे ये कैटल के ही शिष्य थे। इन्होंने सीखने के नियम लॉ ऑफ लर्निंग जो कि सब बहुत ही फेमस है, थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ लर्निंग जो दिया था इन्होंने कॉन्सेप्ट, उसमें से 3 इन्होंने लॉ दिए थे। उसमें से जो था प्रभाव का नियम वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। प्रभाव का नियम हम यहाँ पे एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रभाव के नियम का है कि यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं और जैसा उसका प्रभाव हम पे पड़ रहा है उसी हिसाब से उस कार्य को आगे भविष्य में करने में प्रभाव मतलब उसकी जो करने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे कि किसी कार्य को करने में हमें सुख संतोष मिल रहा है, हमें धनात्मक यानी कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट अगर हमारे ऊपर पड़ रहा है तो हम उस कार्य को बार बार करेंगे। लेकिन अगर उसी कार्य को किसी और कार्य को करने में हमें नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, हमें दंड मिल रहा है या हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर पाए, तो हम उस कार्य को आगे नहीं करेंगे। तो यही था थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम। उसके बाद इन्होंने समरूप तत्वों का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट जो है वो सीखने के लिए महत्वपूर्ण बताया था। इन्होंने कहा था कि यदि हम पहले कोई कार्य कर चुके हैं, यदि हम कोई नया कार्य कर चुके हैं और उससे ही मिलता जुलता हम पहले कोई कार्य कर चुके हैं तो इससे हमारे जो सीखने की क्षमता है उस पर प्रभाव पड़ेगा, हम जल्दी से सीख पाएंगे अगर दोनों कार्यों में सिमिलरिटीज़ ज़्यादा है तो। उसके बाद इन्होंने 1922 में जो है गणित के 7 नियम बताए थे। गणित में सीखने के 7 नियम जो बताए थे वो किसने बताए थे? थॉर्नडाइक ने बताए थे। इनके अनुसार बुद्धि में सामान्य बुद्धि जैसा तत्व नहीं था। इन्होंने सामान्य बुद्धि जो जनरल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो हमारे फिलोसफर्स ने रखा था
उन उसको इन्होंने नकार दिया था। इनके अनुसार बुद्धि एक स्पेसिफिक बुद्धि, विशेष बुद्धियाँ होती है, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग हमारी बुद्धि होती है। सो आगे देख लेते हैं। इससे आगे फ्रेंड्स बी एफ स्किनर है जो है, उन्होंने व्यवहार उपागम से बच्चों को लर्निंग के लिए बेस्ट कंडीशन देने को कहा था। उन्होंने कहा था कि व्यवहार उपागम यानी कि 1-to-1 जो अप्रोचेज़ होती है बच्चों के साथ, वो सीखने के लिए हमें बेस्ट कंडीशंस, मतलब अच्छी परिस्थितियाँ उन्हें देनी चाहिए। 1950 में स्किनर ने कार्यक्रमित अधिगम यानी कि प्रोग्राम लर्निंग किसे कहते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि किसी प्रोग्राम लर्निंग होती है कि किसी कार्य को करने के बाद बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाना, यानी कि प्रोत्साहन हम कैसे भी दे सकते हैं, उसकी प्रशंसा करके, उसे कोई उपहार देकर। यदि हम ऐसा करते हैं तो उससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, उसे पुनर्बलन मिलता है और वह कार्य को बार बार करता है। तो उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने शिक्षा में डालने के लिए कहा था। इसके बाद उन्होंने एक टीचिंग मशीन को भी बनाया था जो एक शिक्षक यानी कि एक ट्यूटर की तरह काम करती थी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट उनका नहीं चल सका क्योंकि कोई भी टीचिंग मशीन एक अध्यापक का स्थान कभी नहीं ले सकती। तो ये बस इन्होंने बनाया था, तो थोड़ा बहुत दिन ही काम किया, उसके बाद ये बंद हो गया। उससे आगे बेंजामिन ब्लूम जो थे 1950 के ही दशक में थे। ये बात आप ध्यान रखें यहाँ पे, बी.एफ. स्किनर और बेंजामिन जो ब्लूम है, ये 1950 के आसपास के दशक में ही इन्होंने अपना शिक्षा के लिए जो कार्य किए थे वो इसी दौरान किए थे। बेंजामिन ब्लूम ने जो थे, उन्होंने 1950 में इन्होंने संज्ञानात्मक कौशलों यानी कि कॉग्निटिव स्किल्स की एक टैक्सोनॉमी तैयार की थी। एक वर्गीकरण इन्होंने बनाया था और लोगों के सामने रखा था। इन्होंने कहा था, इन्होंने संज्ञानात्मक कौशल के में 4 तरह से सीखने की बात कही थी, 4 पहलू बताए थे इन्होंने। सबसे पहले स्मरण यानी कि किसी चीज़ को याद रखना, उसके बाद बोध, उस पर मतलब सोचना या विचार करना, और संश्लेषण और उस वैचारिक कार्यों को इकट्ठा करके और मूल्यांकन, उसके बाद उसे इवेलुएट करना कि ये सही है, ये गलत है, कौन सा एस्पेक्ट हमें हटाना चाहिए, कौन सा नहीं। सो ये जो प्रक्रिया है, 4 जो कौशल है उनकी जो ये प्रक्रिया है, उसको ही हम कॉग्निटिव स्किल्स कहते हैं। तो इसको इन्होंने शिक्षा में डालने की सिफारिश की थी। इसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी में संज्ञानात्मक परिदृश्य का प्रभाव बढ़ने लगा था। बेंजामिन ब्लूम की जो इन्होंने संज्ञानात्मक कौशलों यानी कॉग्निटिव स्किल्स का जो टैक्सोनॉमी हमारे सामने रखी थी, उसके बाद जो शिक्षा है एजुकेशन में, वो संज्ञानात्मक कौशल बढ़ने लगे थे। इसके बाद इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, इन सब के बावजूद पहले जो 1870 तक जो फिलोसफर्स थे, उनकी जो भी उन्होंने कार्य किया है शिक्षा में, शिक्षा साइकोलॉजी के माध्यम से, और जो अब आधुनिक जो साइकोलॉजिस्ट है हमारे, उन सब का मिक्सचर रूप में हम आज जो इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं, टुडे बोथ यानी कि दोनों ही आज दोनों ही कॉग्निटिव संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक एस्पेक्ट आर इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन। एजुकेशन में दोनों ही तरह के एस्पेक्ट जो है आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो संज्ञानात्मक हो या व्यवहारात्मक हो। टुडे द सोशल कॉन्टेक्स्ट, आज हम देखते हैं कि जो एजुकेशन है उसे हम एक सामाजिक और कल्चरल दोनों ही एस्पेक्ट से हम एजुकेशन देते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। इज़ ऑल्सो बीइंग एनालाइज्ड, उसका विश्लेषण करते हैं। उसके बाद नवाडेज, आजकल एजुकेशन ऑल्सो वर्क इन एरियाज़ लाइक, जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी जो एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, वो एजुकेशन के ही क्षेत्र में नहीं बल्कि और बहुत से क्षेत्र में अपने बहुत योगदान दे रही है, जैसे कि मेंटल हेल्थ यानी कि जो हमारी मानसिक स्वास्थ्य है उसमें भी साइकोलॉजी, एंड सोशल केयर में सामाजिक जो हमारी दिनचर्या है, और एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस यानी कि जो हमारी शैक्षिक जो
गाइड करते हैं हम, उसमें भी, एंड इवैल्यूएशन और मूल्यांकन में भी इसका व्यापक रूप से प्रयोग हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और प्रभावित, हर क्षेत्र को ही प्रभावित कर रहा है। साइकोलॉजी से कोई भी क्षेत्र आज आधुनिक हमारे संदर्भ में कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है, सब में ही इसका व्यापक रूप से प्रयोग हो रहा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको सब कुछ एक्सप्लेन हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में है तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट्स मुझे बता सकते हैं, उनको भी मैं आगे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।